ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की गृह विन्यास का वर्गीकरण कीजिए। ये ज्योग्राफी का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विन्यास का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, गृह विन्यास का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। गृह विन्यास का वर्गीकरण हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सीधा सीधा इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि गृह विन्यास का मतलब है घर का प्रकार और उसका बनावट का योजना। घर का प्रकार या फिर उसका बनावट या फिर योजना। ठीक है, कि घर का प्रकार किस तरह से उसने घर बनाया है, उसका बनावट कैसा है, उसका योजना कैसा है, प्लानिंग कैसा है। ठीक है, इसी को गृह विन्यास कहा जाता है। आगे हम लोग और इस डिटेल में इस चीज को समझेंगे, लेकिन पहले आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपए में आप लोग चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए। वहां पर हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी तीनों का सीक्वेंस में क्लास करवाएंगे। ऑडियो वीडियो वहां पर आपको दोनों देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 30 स्टूडेंट वहां पर हो जाते हैं चैनल के मेंबरशिप में, अगर आप लोग 30 स्टूडेंट हो जाते हैं तो वहां पर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जाइए आप लोग चैनल का मेंबरशिप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो आप वहां से जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कम पैसों में बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ सकेंगे। 29 रुपये कुछ नहीं, 1 रुपये से भी आपका कम लग रहा है रोज का, तो आप लोग इतना खर्च कर सकते हैं अपने लिए। चलिए शुरू करते हैं इसके बाद के चीजों को। कहा जा रहा है कि गृह विन्यास का मतलब है घर का प्रकार और उसका बनावट या योजना। यह बताता है कि लोग किस तरह के घर में रहते हैं, घर के कमरे कैसे बने हैं और परिवार के सदस्यों के लिए रहने की व्यवस्था कैसी है। क्या कहा जा रहा है कि गृह विन्यास का मतलब है घर का प्रकार और उसका बनावट या फिर योजना। यह बताता है कि लोग किस तरह के घर में रहते हैं, किस तरह के घर में वो लोग रहते हैं। ठीक है, घर के कमरे कैसे बने हैं, मतलब उसका प्लानिंग कैसा है, और परिवार के सदस्यों के लिए रहने की व्यवस्था कैसी है, और परिवार के सदस्यों के लिए रहने की व्यवस्था कैसी है। गृह विन्यास सिर्फ घर के आकार और बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, जलवायु और भूमि की उपलब्धता से भी जुड़ा होता है। क्या कहा गया कि गृह विन्यास जो है सिर्फ घर के आकार और बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखता है कि यह समाज, संस्कृति, जलवायु और भूमि की उपलब्धता से भी ये जुड़ा हुआ है। कि जिस तरह का वहां पर संस्कृति रहेगा, जिस तरह का समाज रहेगा, जिस तरह का जलवायु रहेगा या फिर जिस तरह का भूमि रहेगा, उसी तरह का घर का प्रकार रहेगा, उसी तरह का बनावट रहेगा, उसी तरह का प्लान रहेगा। और इसको अगर सरल भाषा में समझना चाहे, आसान भाषा में समझना चाहे तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गृह विन्यास यह दिखाता है कि कोई परिवार कैसे रहता है, उसका घर कैसा होता है और उसे बनाने में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। यह हमारे रहने की आदतों, जरूरतों और पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। और ये जो है ये हमारे रहने की आदत, जरूरत और पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, आगे हम लोग गृह विन्यास का विस्तृत विवरण देखेंगे। ठीक है, गृह विन्यास का विस्तृत विवरण। सबसे पहले एकल परिवार का गृह। जो एकल परिवार है उसका गृह, उसका घर कैसा है। यह घर केवल एक ही परिवार के लिए होता है। यह जो घर है वो एक ही परिवार के लिए होता है। इसमें शयन कक्ष, बैठक, भोजन कक्ष, रसोई और स्नानागार जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं होती हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो एकल परिवार के लिए गृह होता है, यह घर केवल एक ही परिवार के लिए होता है। इसमें जो शयन कक्ष होता है जहाँ पर लोग सोते हैं, बेडरूम, ठीक है, बैठक होता है, भोजन कक्ष होता है, रसोई होता है और स्नानागार होता है जहाँ पर लोग नहाते हैं, बाथरूम, ठीक है, जैसी आवश्यक सुविधाएं होती हैं। एकल परिवार का घर परिवार को निजी स्वतंत्रता और गोपनीयता प्रदान करता है। आमतौर पर यह स्वतंत्र मकान या ग्रामीण क्षेत्र की निजी कुटिया के रूप में पाए जाते हैं। जब परिवार के सदस्य कम हो तब यह घर सबसे सुविधाजनक होता है। अगर परिवार में सदस्य कम है तो इस तरह का घर सबसे ज्यादा सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो ये एकल परिवार का गृह हुआ। आगे हम लोग इसी तरह से संयुक्त परिवार के गृह को देखेंगे। संयुक्त परिवार के गृह को अगर आप मेन पॉइंट को सिर्फ ये सब चीजों को आप याद कर लेते तो खुद से भी लिख सकेंगे। कहा जा रहा है कि संयुक्त परिवार के घर में कई पीढ़ियां या बड़े परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार के जो घर है वहां पर कई पीढ़ियां या फिर बड़े परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। चाचा, ठीक है, चाचा लोग, बड़े पापा लोग, उसके भाई लोग, सारे यहाँ एक जगह पर रहते हैं। इस तरह के घर में कई शयन कक्ष, साझा बैठक और भोजन कक्ष तथा रसोई होती है। भोजन कक्ष होता है और रसोई होती है। यह घर परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अधिक प्रचलित है और निर्माण में बड़ी भूमि तथा अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है। और निर्माण के लिए, क्योंकि ये एक संयुक्त परिवार का घर है, ठीक है, तो एक घर जो बड़ा बनाना पड़ेगा, उसके लिए बड़ा भूमि चाहिए, उसके लिए सामग्री ज्यादा चाहिए। वही कहा जा रहा है कि निर्माण में बड़ी भूमि तथा अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है। किसमें? तो संयुक्त परिवार वाले गृह में। आगे हम लोग तीसरे पॉइंट में देखेंगे पंक्ति या फिर टाउन हाउस। जो पंक्ति होती है या फिर जो टाउन हाउस होता है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह घर आमतौर पर शहरों में समान पंक्तियों में बनाए जाते हैं।
जैसे कि आपने पुलिस लाइन को देखा होगा, मतलब एक ही लाइन में सबको बना दिया जाता है। तो उस तरह के घर भी बनते हैं। जैसे कि आप ब्लॉक वाइज ब्लॉक देखेंगे तो उस तरह के घर भी बनाए जाते हैं। पंक्ति या फिर टाउन हाउस उसको कहा जाता है। लिखा है कि यह घर आमतौर पर शहरों में समान पंक्तियों में बनाए जाते हैं। प्रत्येक घर का अपना प्रवेश द्वार होता है, लेकिन दीवारें साझा हो सकती हैं। यह छोटे भूमि क्षेत्रों में अधिक घर बनाने की सुविधा होता है और शहरी नियोजन में सहायक होता है। और शहरी नियोजन में भी सहायक होता है, क्योंकि अगर जमीन को छोटे छोटे घर बनाएंगे तो ज्यादा जमीन भी लगेगा, और अगर सटा सटा के घर बनाएंगे तो जमीन बचेगा। ठीक है, इसके लिए कहा जा रहा है कि यह सुविधा भी देता है और शहरी नियोजन में सहायक भी होता है। तो पंक्ति और टाउन जो हाउस हो उस चीज को आप समझ सकते हैं, देखे भी होंगे आप अपने गाँव में, अपने शहरों में, अपने जिला में आपने देखा होगा। ठीक है, जो बड़े शहर है उसमें देखा होगा आपने। चौथा है अपार्टमेंट या फिर फ्लैट। जो अपार्टमेंट है या फिर जो फ्लैट है उसके बारे में कह रहा है कि अपार्टमेंट ऊंची इमारत में कई घरों का संग्रह होते हैं। जो अपार्टमेंट है वो ऊंची इमारत में कई घरों का संग्रह होते हैं। प्रत्येक फ्लैट अलग परिवार के लिए होता है, मतलब एक बिल्डिंग बना दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, आपको पता ही होगा ये सब चीज। एक बिल्डिंग होता है, इसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से बड़े बड़े क्या होते हैं, फ्लैट बनाए जाते हैं। एक एक करके फ्लैट बना दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से बड़ा बिल्डिंग और इसमें फ्लैट बनाया गया। उसी पर कहा जा रहा है कि अपार्टमेंट ऊंची इमारत में कई घरों का संग्रह होते हैं। प्रत्येक फ्लैट अलग परिवार के लिए होता है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक प्रचलित है क्योंकि जमीन की कमी और जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अपार्टमेंट में पार्किंग, सुरक्षा, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं साझा रूप में उपलब्ध होती हैं। तो यह भी गृह विन्यास का एक रूप है। ठीक है, वितरण है। तो यह भी हमारा एक गृह विन्यास का ही विवरण था। ठीक है, पांचवा अगर हम लोग देखें, पांचवा जो झोपड़ी या अस्थायी गृह, झोपड़ी या फिर अस्थायी गृह, इसमें कहा जा रहा है कि झोपड़ी या अस्थायी घर मुख्य रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण स्थानीय और हल्की सामग्री जैसे बांस, पुआल या मिट्टी से होता है। यह घर कम लागत से जल्दी बनाए जाते हैं और हटाए भी जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा और मौसम की दृष्टि से सीमित होते हैं। लेकिन सुरक्षा इसमें इतनी ज्यादा नहीं होती और मौसम की दृष्टि से भी सीमित होती है। अगर बाढ़ आ गया तो तुरंत बह जाएगा, अगर भूकंप आ गया तो तुरंत फट जाएगा। ठीक है, तो इसकी दृष्टि से ये बहुत ही सीमित होते हैं। छठा पॉइंट कहा जा रहा है विशेष गृह विन्यास। जो विशेष गृह विन्यास है उस चीज को हम लोग समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यह घर जलवायु, पर्यावरण और आधुनिक तकनीक के अनुसार बनाए जाते हैं। जो विशेष गृह विन्यास है, तो इस तरह का जो घर है वो जलवायु, पर्यावरण और आधुनिक तकनीक के अनुसार बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इको फ्रेंडली हाउस है जिसमें सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होता है। प्लेटफॉर्म हाउस जल भराव वाले क्षेत्रों में ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। जो प्लेटफॉर्म हाउस है वो जल भराव वाले क्षेत्रों में ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। स्मार्ट हाउस में तकनीकी ऑटोमेशन और डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल होता है। यह घर आधुनिक आवासीय जरूरतों और पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप होते हैं। और ये जो घर है वो आधुनिक आवासीय जरूरतों और पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप होते हैं। ठीक है, ताकि पर्यावरण को भी कोई हानि ना हो और उसमें सारी आधुनिक सुविधाएं भी लगी हों। सातवां पॉइंट इसमें लिखा है जलवायु और पर्यावरण के अनुसार गृह। जलवायु और पर्यावरण के अनुसार गृह, कि जलवायु कैसा है या फिर पर्यावरण कैसा है उसके अनुसार घर का विवरण। ठीक है, घरों का निर्माण स्थानीय जलवायु के अनुसार किया जाता है। गर्म क्षेत्रों में खुले आंगन और बड़ी खिड़कियां आम होती हैं। जो गर्म क्षेत्र है उसमें क्या है, तो बड़ा सा आंगन रहेगा और घर रहेगा, उसमें खुले जो है आंगन है होंगे, उसमें खिड़कियां बड़ी होगी। जबकि ठंडे क्षेत्रों में कम खिड़कियां और मोटी दीवारें होती हैं। वर्षा जल संचयन और प्राकृतिक वेंटिलेशन जैसे उपाय पर्यावरण के अनुकूल घरों में अपनाए जाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि वर्षा जल संचयन का मतलब जब बारिश हो तब उस जल को संचयन करने रख लेना। ठीक है, और प्राकृतिक वेंटिलेशन जैसे उपाय पर्यावरण के अनुकूल घरों में अपनाए जाते हैं। आठवें पॉइंट को हम लोग समझेंगे। इसमें कहा जा रहा है भूमि और आर्थिक स्थिति के अनुसार गृह। भूमि और आर्थिक स्थिति के अनुसार जो गृह उसका। ठीक है, कहा जा रहा है कि कम भूमि वाले क्षेत्रों में फ्लैट और टाउन हाउस ज्यादा बनाए जाते हैं। जिसमें कम भूमि है वहां पर फ्लैट और टाउन हाउस ज्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि उससे जमीन बचता है। वहीं अधिक भूमि और संपन्न परिवारों के लिए स्वतंत्र मकान या बंगला उपयुक्त होता है। जो स्वतंत्र मकान है या फिर जो बंगला, वो किसके लिए बनाया जाता है, जो संपन्न परिवार है, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, उसके लिए। आर्थिक स्थिति के अनुसार घर का आकार और निर्माण सामग्री तय होती है। आर्थिक के अनुसार घर का आकार और निर्माण सामग्री तय होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि भूमि और आर्थिक स्थिति के अनुसार गृह, जितना भूमि रहेगा और जितना आपका पावर है, जितना आपके पास दौलत है, उस हिसाब से घर बना सकते हैं आप। 9वां पॉइंट है सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार गृह। सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार गृह। कुछ समाजों में पूजा स्थल,
मेहमान कक्ष और विशेष बैठक कमरे जरूरी होते हैं। भारतीय घरों में आंगन और बरामदा अक्सर सांस्कृतिक जरूरत के अनुसार बनाए जाते हैं। संयुक्त परिवार में साझा रसोई और भोजन कक्ष आम होते हैं। जो संयुक्त परिवार है वहां पर साझा रसोई बनाई जाती है और भोजन कक्ष आम होते हैं। तो इस तरह से सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भी घर बनाए जाते हैं। 10वें पॉइंट लिखा है कि भविष्य और तकनीक पर आधारित गृह। जो भविष्य और तकनीक पर आधारित घर होता है उसके बारे में कहा जा रहा है कि आधुनिक समय में स्मार्ट हाउस, ग्रीन हाउस और ऊर्जा बचत वाले घर बनाए जा रहे हैं। इनमें सुरक्षा, जल आपूर्ति, बिजली और तापमान नियंत्रण जैसी सुविधाएं डिजिटल तकनीक से संचालित होती हैं। यह घर टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। जिस तरह से आज देख रहे हैं मॉडर्न जमाना हो रहा है, उसी तरह से घर का भी निर्माण होता जा रहा है। तो तकनीक आ गया है, आधुनिकता आ गई, जिसके कारण इस तरह के घर बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, गृह का विवरण हो गया, मतलब घर का विवरण हो गया, किस प्रकार के घर हो सकते हैं, ठीक है, और किस तरह के वहां पर लोग रहते हैं। उम्मीद करते हैं 10 का 10 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। निष्कर्ष को लिखना जरूरी होता है। क्या कहा जा रहा है कि गृह विन्यास का वर्गीकरण मुख्यतः परिवार के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु और सामाजिक संस्कृतियों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। आधुनिक समय में अपार्टमेंट और स्मार्ट हाउस अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ियों और संयुक्त परिवार के घर अभी भी प्रचलित हैं। संयुक्त परिवार जो आपको यहाँ पर जो ग्राम में देखने को मिल जाएगा, और जो झोपड़ी तो आजकल नहीं मिलते, पर मिट्टी का घर देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का था, और 15 मार्क्स अगर इस तरह से आप लोग लिखते हैं तो कम से कम 12-13 नंबर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारा आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में सारा लिखा हुआ था। अगर आप इसको कॉपी में लिख करके पढ़ लेते तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक करके अपने दोस्तों में जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। चैनल को प्रमोट कीजिए, ठीक है, लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है, अपने कॉलेज में जाकर के, ताकि चैनल भी थोड़ा सा ग्रो और आपको हम और अच्छे से सिखा पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।